हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब सही होंगे। जो मैंने कल आंसर अपलोड किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें एक क्वेश्चन जो था मेरे से गलती हो गया था, आंसर गलती से लिखा गया था। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स में रिप्लाई भी दिया। आदित्य ने बताया था और भी कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि वहाँ पे जो मैंने कट किया था 405 को, तब पे कैंसिल करने के बाद मेरा 160 आया था, जबकि आना चाहिए 162। बाद में मैंने उसे अपलोड करने के बाद ध्यान दिया, तो आप लोग उसको कैंसिल कर लीजिएगा। आपका 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मेरा 22.85 आया था, तो इसलिए आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक वही गलती था। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म, जो है बच्चों हम लोगों का जो बुक में दिया वो खत्म हो चुका है। सांद्रण को ज्ञात करने के लिए जितनी भी विधियां हैं अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं 12th में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलिबिलिटी, विलयता। अब ये विलयता क्या होता है, आखिर क्या है विलयता, आप इसको एक अच्छे से समझिएगा। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है। एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी में आप पहले से एक स्पून शुगर डाल दिए हो, एक चम्मच चीनी आप डाले हो एक गिलास पानी में। तो एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी है, तो आपको बोला गया कि आप उसको पी जाइए। एक गिलास चीनी और पानी का जो विलियन है, आपको बोला गया कि आप पी जाइए। तो जब आप पिए तो आपको मीठा नहीं लगा, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए कि नहीं, थोड़ा सा और इसमें चीनी की मात्रा होनी चाहिए तो मुझे अच्छा लगता। देखो, पहले भी वो विलियन था क्योंकि पानी और चीनी उसमें मिक्स था, लेकिन अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब आपको और उसमें चीनी की आवश्यकता है। तो जब आप उसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड करोगे बाहर से, जिसे पीने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि नहीं, अब हमको चीनी की आवश्यकता नहीं है, तो वो जो बाद में आप ऐड किए और पीने के बाद आपको और उसमें चीनी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो वही जो बाद में आप मिलाए हो वो ही चीनी की मात्रा उस विलियन की विलियता कहलाएगी, जो बाद में ऐड की। जो पहले था वो नहीं, जो बाद में ऐड की। आप जितना ऐड कर लो। अब इसको और एक परिभाषा जो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, देख लीजिए। दो दो परिभाषा मैं दे रहा हूँ आपको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ कॉपी में नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि मैंने एक निश्चित तापमान, परिभाषा में भी आप लोगों ने देखा कि एक निश्चित तापमान पर किसी विलयन में विलय की कितनी अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वही उसकी विलयता कहलाती है, ठीक है। तो विलयता आपको पता है कि जो विलयन में कम होता है, तो कोई विलयन पहले से है और उसमें विलय की और मात्रा की आवश्यकता है, यानी आप और उसमें इंक्लूड करना चाहते हो, तो वही हो गया आपका विलयता। तो विलयता जो होता है, ये तो आप समझ गए कि जो विलयन है तो उसमें और हमको विलय की मात्रा मिला देनी है निश्चित तापमान पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे पहले ही सॉल्यूशन चैप्टर, हम जब स्टार्ट किए थे। आप लोग को अगर ध्यान नहीं हो तो आप जाके पीछे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। विलियन सॉल्यूशन का जो टॉपिक हम लोग फर्स्ट पढ़े थे पार्ट 1, उसमें आपको मिल जाएगा कि विलियन क्या है और विलियन कितने प्रकार का होता है। तो विलियन मुख्य रूप से हम लोग 3 गो, ठोस का विलियन, द्रव का विलियन और गैस का विलियन पढ़े थे। यानी 3 गो भौतिक अवस्थाएं होती हैं। विलियन के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। मान लीजिए कंटेनर 3 गो आपके पास है। एक कंटेनर है ए, जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में घुला हुआ है। दूसरा कंटेनर है बी, जिसमें ठोस जो है यानी सॉलिड वो लिक्विड में घुला हुआ है। और एक जो सी है हम लोग के पास, वो उसमें क्या है कि लिक्विड एंड लिक्विड है, मतलब कोई द्रव पदार्थ किसी दूसरे द्रव पदार्थ में घुला हुआ है। तो अब ये विलेयता जो होती है, इस तीनों विलयन में हम लोग देखेंगे कि तीनों विलयन में कैसी विलेयता होती है, विलेयता किस कारण प्रभावित होती है, ठीक है। तो बच्चों, ए और बी हम लोग पढ़ेंगे। सी जो है, यह
किसी भी तरीका से इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरीका से, यानी लिक्विड इन लिक्विड की विलेयता जो होती है वो किसी भी तरीका से इफेक्टिव नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। तो हम लोग सी को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ए और बी को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग का है किसी गैस में, किसी गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी गैस जो है किसी द्रव विलयन में गैस को डाले हैं और उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। तो मुख्य रूप से कारक जो है निम्नलिखित है, ताप, दाब और गैस की प्रकृति। एक एक करके हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हम लोगों का, गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति देखो बच्चों, जो गैस आसानी से पानी में घुल जाता हो, मतलब आयनित हो जाता हो, टूट जाता हो, वो अभिक्रिया कर लेता हो पानी में, जैसे ही इंक्लूड किया आप उसमें, तो वो पानी से विक्रिया कर लिया, अब पानी से विक्रिया करके आयनित हो गया, मतलब वो टूट गया। ठीक है, तो आयनित हो जाएगा तो उसकी विलेयता अधिक हो जाएगी, वो जल में ज़्यादा घुलनशील होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस गैस की विलेयता जल में अधिक होगी, तो जो जल्दी जल में घुल जाए या जो जल्दी जल में आयनित हो जाए, टूट जाए। ठीक है, जैसे HCl हो गया, आपके पास HCl जल्दी जल में आयनित हो जाता है। उसके बाद ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा हो गई या O3 की मात्रा हो गई, ओजोन की मात्रा, जो विक्रिया करके हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बना लेता है। ये नोट में आपको सामने मिल गया। जिसकी विलेयता जल में, उसी गैस की विलेयता अधिक होगी तो जल में आसानी से विलय होगा, यानी घुलनशील होगा। चलिए फिर दूसरी देख लेते हैं। जब हम ताप का प्रभाव में देखते हैं, जब हम किसी गैस को मान लीजिए किसी द्रव में डालते हैं, जैसे पानी में डालते हैं, ठीक है, और इसके टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो देखो बच्चों जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, तो आप उसमें गैस डाले हो तो गैस क्या होगा, उष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। और पानी में जिसमें आप मिलाए भी हो, जिस पानी में आप उसको मिलाए हो, जिस द्रव में आप उसको मिलाए हो, वो भी धीरे धीरे वेपराइज होगा, यानी वाष्पीकरण होगा उसका। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा, और वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा तो वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। मीन्स इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो वो गैस की विलेयता उस द्रव में कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से वह ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब जब आप डाल रहे हो वो बाहर निकल जा रहा है, जैसे ही आप डाले वो बाहर निकल गया, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर, तो ये वेपराइज होगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित होने होकर, और वो बाहर निकल जाएगा। तो जब आप उसमें मिला रहे हो और वो रुक ही नहीं रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है, तो इसकी विलेयता तो कम हो गई ना। तो एक वैज्ञानिक है लास अटेलियस, उन्होंने एक थ्योरी दिया था कि जैसे ही हम लोग ताप को बढ़ा देते हैं किसी विलयन में, तो उसमें जो उपस्थित गैसें होती हैं वो गैस ऊष्मा के रूप में, या वो द्रव ही जिसमें जो विलयन की अवस्था है वही द्रव ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसकी विलेयता कम हो जाती है। जिधर ताप की मात्रा कम होगी उधर के अभिक्रिया की दिशा उधर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ताप तो बढ़ा रहे हो, तो ताप बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया की दिशा पलट जाएगी। तो जब अभिक्रिया की दिशा पलट जाएगी तो वो उसमें बाहर निकलने लगेगा, ऊष्मा के रूप में बाहर निकलने लगेगा। अभिक्रिया होगी नहीं, अभिक्रिया होगी जैसे आप लोग पहले टॉपिक में देखे थे कि जितना जल्दी अभिक्रिया होगा उतनी विलेयता अधिक होगी, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया की दिशा बदल रही है। जब ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दिशा बदलेगी, जो अभिक्रिया हो रही होती है पहले से वो बाद में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जा रही है। जब आप डालोगे तो बाहर निकल गया, अभिक्रिया हुआ ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो दिशा बदल गई, जो पहले से हो रही थी अभिक्रिया अब वो नहीं हो पाएगी। तो आप कह सकते हो कि ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम हो जाती है। द्रव विलयन में किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति, मान लीजिए कि पहले से कोई आपके पास द्रव है, कोई विलयन है, और विलयन में और भी कुछ मात्रा पहले से उपस्थित है, किसी भी पदार्थ की हो सकती है। ठीक है, और उसमें आप कोई दूसरा पदार्थ ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स है, शीतल पेय पदार्थ, उसमें पहले से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है,
अब उसमें आप चाहो कि नमक की मात्रा खुला दे या जलजीरा की मात्रा खुला दे, तो क्या होता है, आप इमेज कीजिए, जब आप डालते हो किसी द्रव पदार्थ, मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, तो उसमें पहले से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसमें नमक डाल दिए, जलजीरा डाल दिए, तो क्या होता है बच्चों कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर निकल जाती है, यानी वो जो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो बोतल से बाहर गिरने लगता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि पहले से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी और आप कोई चीज़ घुलाना चाहे तो उसको क्या किया, वो बाहर फेंक दिया, मतलब उसकी विलेयता कम हो गई। यानी अगर कोई पदार्थ पहले से किसी द्रव पदार्थ में उपस्थित है और उसमें आप कोई दूसरा पदार्थ मिलाना चाहते हो तो वो विलेयता को कम कर देता है, यानी वो उस विलेयता को उसमें नहीं घोलने देता उस चीज को। पहले से घुला है तो दोबारा आप किसी चीज को घुलना चाहते हो, कोई और पदार्थ को जो पहले से घुला उसको नहीं, किसी अन्य प्राकृतिक के पदार्थ को आप घुलना चाहते हो तो उसको वो घुलने नहीं देगा। आप एक और देख लीजिए, सपोज मैंने एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप किसी बेंच पे बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप किसी बेंच पे बैठे हुए, तो आपके साथ 3 जन बैठे हुए हैं, 3 पर्सन बैठे हुए हैं और उसके बाद उसमें जगह खाली नहीं है, तो कोई चौथा जन आकर बैठना चाहता है, तो वो कैसे बैठेगा, एक आदमी हटेगा तब ना, तो जब उसको हटने ही नहीं देगा, 3 आदमी उसको विरोध करेगा, नहीं तुमको नहीं बैठने देंगे, तो वो आदमी बैठ नहीं पाएगा, मतलब वो घुल नहीं पाएगा उसके साथ, तो घुल नहीं पाएगा तो विलेयता कम ही होगी ना, मतलब वो आदमी बैठ ही नहीं पाएगा, तो नहीं पाएगा तो कहूँगा नहीं नहीं आदमी नहीं बैठ सकता है। चलिए अब चौथा देखते हैं, दाब का प्रभाव। जैसे ही आप किसी विलयन के दाब को बढ़ाते हो तो गैस क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं, यानी जैसे ही हम इसको कंप्रेस्ड करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं तो और ज़्यादा इनकी विलेयता बढ़ जाती है। जैसे आप सपोज करो किसी बैलून को फुलाते हो और बुलाते समय आप जब उसको खींचते हो तो जैसे ही दबाता है, प्रेशराइज होता है, तो और ज़्यादा उसमें एयर आप फील करते हो, ठीक है। यानी किसी द्रव पदार्थ के जैसे ही प्रेशर को आप बढ़ा दोगे तो गैस से होता है वो सिकुड़ जाता है, तो और उसमें दूसरा गैस आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे एयर पंप से हम साइकिल में एयर को फिल करते हैं, वहाँ भी देखते हैं जितना ज़्यादा प्रेशर देगा उतना ज़्यादा गैस बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बहुत ज़्यादा, आप लोग कंजूसी मत करें। इसका नेक्स्ट जो हम लोग का बी नंबर पॉइंट है वो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।